हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जज्बा एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो है क्लास 9th की तैयारी के बारे में। एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो जीके का जो सेक्शन है उसकी तैयारी कैसे किया जाए, क्योंकि मैंने 2005 साल के पेपर मैंने निकाले थे, 2020, 21, 19 और 18 और 17 साल जो है 2017 का। उनमें मैंने देखा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, उसके हिसाब से मैं उनके आधार पे सारी क्वेश्चन को कराते जाऊंगा। जो जो क्वेश्चन है उसके जितने भी सेक्शन में क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं करा दूंगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि ब्रिटिश भारत कब आए थे, मतलब कि भारत आए थे किस वजह से आए थे। ब्रिटिश कम टू इंडियन एज, इसके बारे में बताया गया है। तो आविष्कारक के रूप में आए थे, व्यापारी के रूप में आए थे, समाज सुधारक के रूप में आए थे और शासक के रूप में आए थे। ये आपको बताना है। सबसे पहले चीज में मैं बता दूं कि देख लीजिए, सबसे पहला क्या है कि यूरोपीय कंपनी का जो भारत में आगमन हुआ है सबसे पहले जो है, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं यूरोपीय कंपनी, यूरोपीय, ठीक है, यूरोपीय कंपनी, ठीक है। सब आते हैं यूरोपीय कंपनी में, तो उसके बारे में हम लिख लेते हैं। पहला है, यहाँ पे हम सारे चीज़ों को ऐसे कर लेते हैं। पहला है पुर्तगाल, दूसरा है पुर्तगाल लिख लीजिएगा, ठीक है, पुर्तगाल लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं लिख देता हूँ, रुक जाइए, ठीक है। पुर्तगाल, थोड़ा सा मैं इधर और छोटा कर देता हूँ, ये हो गया, हाँ, पुर्तगाल हो गया। फिर उसके बाद डच आए, ठीक है, तीसरा हो गया। डच के बाद अंग्रेज आए, जो हम लोग बात अभी क्वेश्चन के कर रहे हैं वो आए। उसके बाद आए डेनिस, ठीक है, और उसके बाद आए फ्रांसीसी, ठीक है। ये सब हम लोग इसी तरह हम लोगों को आपको समझाएंगे। पांचवें पे कौन आया, तो फ्रांसीसी आए, ठीक है, फ्रांसीसी आए, ठीक है। तो पहले पे पुर्तगाल आया, दूसरे पे डच आए, तीसरे पे अंग्रेज आए, चौथे पे डेनिस आए और पांचवें पे जो है फ्रांसीसी आए। तो ये रहा इन सब का अंतराल। अब हम बात करेंगे कि प्रमुख उप यूरोपीय कंपनी, मतलब कि सबसे पहले जो इनकी कंपनियां खोली गई थी वो कितने सालों में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग बात करते हैं पुर्तगाल का खोला गया था 1498 ईस्वी में। पहला जो इनका खोला गया था वो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में खोला गया था। फिर उसके बाद 1600 में अंग्रेजी के खोला गया था। अंग्रेजों ने 1600 ईस्वी में अपना जो है ईस्ट इंडिया कंपनी खोला, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। और डचों ने 1602 ईस्वी में खोला। देख लीजिए, 2 साल के बाद डच ने खोला, तो जमने में इनका समय लग गया 2 साल, ठीक है। और बाकी जो है उसके बाद डेनिस ने खोला था 1616 ईस्वी में। डेनिस ने कब खोला था, 1616 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद 1616 ईस्वी में, फिर 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ने खोला था। तो फ्रांसीसी ने 1664 ईस्वी में खोला था, 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ने खोला था, 1664 ईस्वी में, ठीक है। 1664 ईस्वी में जो है फ्रांसीसियों ने खोला था। पुर्तगाल ने 1498 में, डच ने जो है 1602 ईस्वी में, अंग्रेजों ने 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना नींव रखा था। और डेनिस ने 1664 ईस्वी में, और नहीं डेनिस नहीं सॉरी फ्रांस ने 1664 ईस्वी में, और 1616 ईस्वी में जो है डेनिस ने नींव रखा था। अब हम लोग बात करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि ब्रिटिश भारत आए थे व्यापारी के रूप में। उसके बाद ये 1757 ईस्वी का जो प्लासी का युद्ध हुआ सिराजुद्दौला और जो रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, उसी युद्ध ने जो है भारत पे अंग्रेजों का जो शासक के रूप में एक निर्माण शुरू कर दिया। मतलब कि जो 1757 ईस्वी का जो युद्ध है वही एक ऐसा युद्ध है जो अंग्रेजों को जो है यहाँ का शासक बना दिया। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग ध्यान देंगे। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर ये था कि ब्रिटिश भारत आए थे व्यापारी के रूप में, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर एक्सेप्टेड इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशंस। भारतीय संविधान में कितने भाषाएं स्वीकार की गई हैं, ये बहुत ही जरूरी है। तो ये जो है आपको याद रखना होगा कि 22 भाषाएं जो है वो स्वीकार की गई हैं, किसमें, आर्टिकल 8 में। तो अनुसूची 8 में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है। अनुसूची 8 में जो है 22। तो आपको ये तो पता चल ही गया है कि सबसे पहली चीज़ क्या है कि 22 भाषाएं हैं।
तो 8वीं अनुसूची में इसको रखा गया है। किसमें? 8वीं अनुसूची में रखा गया है। तो अगर पूछ दे कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को स्वीकार किया गया है और किस अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को स्वीकार किया गया है। 22 भाषाओं को स्वीकार किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ये दिया है कि दोहरा हिंदू मत की शुरू हुआ था, मतलब कि बी हिंदुइज्म स्टार्टेड, तो ये 1861 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है। यहाँ आपको देख लीजिए कि धर्म संबंधी अधिकार, काम करने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, उपयुक्त में से सभी। अब ये 2019 का पेपर है, तो आपको ये समझना होगा कि 2000 हमने बनाया किस लिए है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन उठा लिया इससे भी। तो पहले मैं सारी चीज़ों को कंफर्म करूंगा कि आपको जो क्लियरेंस है, जो कंफ्यूज। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि धर्म संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार इसलिए नहीं मैं कह सकता, काम करने का अधिकार मैं इसलिए नहीं कह सकता कि इसलिए क्यों नहीं कह सकता, ये क्यों गलत है। सबसे पहली चीज ये आपको जानना जरूरी है कि जो संपत्ति का अधिकार था संविधान के संशोधन के, मतलब 7वें अधिकार जो है, 7वां अधिकार में इसको रखा गया था, 7वें अधिकार में इसको रखा गया है। और दूसरी अधिकार मतलब कि धार्मिक शोषण का अधिकार जो है ये चौथे में रखा गया है। चौथे जो है इसको जो है चौथे में रखा गया है, मौलिक अधिकार में रखा गया है। इसको 7वें मौलिक अधिकार में रखा गया है। अभी मैं क्लियर कर दूंगा अभी, तो इसलिए मैं इसको नहीं कर सकता। तो जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। अब सबसे पहली चीज़ ये करते हैं कि हम लोग इसको मौलिक अधिकार को समझ लेते हैं। इसको हम मौलिक अधिकार को लिखते हैं एम और ए लिख देते हैं आपको समझने के लिए एम ए। सबसे पहली चीज़ें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मौलिक अधिकार का शुरुआत कहाँ से होता। मौलिक अधिकार यूएसए मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका के उससे लिया गया है। कैसे लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार को। जो भारत में मौलिक अधिकार रखा गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के धारणा से जो है लिया गया है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इसे भाग 3 में रखा गया है, अपने संविधान के भाग 3 में रखा गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं ये कि इसे अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 12 से 35 तक के बीच में रखा गया है। मतलब कि आर्टिकल 12 से 35 तक, मतलब कि अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक जो है सारे मौलिक अधिकारों के ही बारे में चर्चा की गई है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रारूप, जो मौलिक अधिकार का जो प्रारूप जो है वह जवाहरलाल नेहरू मतलब JLN जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। जो प्रारूप है वह जवाहरलाल नेहरू ने ही बनाया था। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि जो प्रारूप है वह जवाहरलाल नेहरू ने ही बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। ये हमें याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू ने जो है प्रारूप बनाया था। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि ये कब से स्टार्ट हुआ। मतलब कि जो हमारा जो मौलिक अधिकार है ये सब लिखते चलिएगा। मौलिक अधिकार है उसको जो है कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ? कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कराची में। ठीक है, कराची में अधिवेशन हुआ था 1931 में, 1931 ईस्वी में। इसमें क्या है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है अध्यक्षता करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सर्वप्रथम, तो सरदार मतलब कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सर्वप्रथम जो है फर्स्ट टाइम जो है इन्होंने मौलिक अधिकार की बात की थी। किससे? मौलिक अधिकार की बात की थी। ठीक है, और इसका जो है सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग की और संपर्क में कांग्रेस की घोषणा पर भी स्थान दिया गया था। ठीक है, अब ये हम बात कर लेते हैं कि अधिकारों के संबंधी संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का जन्मदाता एवं भारत का अधिकार पत्र भी कहते हैं। तो इसको हम मौलिक अधिकार को क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार को हम क्या कहते हैं? भारत का अधिकार पत्र, भारत का अधिकार, इसको पत्र भी होता है। भारत का अधिकार पत्र किसे बोलते हैं? मौलिक अधिकार को बोलते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन में जो हुआ था कराची में 1931 में, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने सर्वप्रथम इसकी बात रखी। उसके बाद भारत का अधिकार पत्र किसको बोलते हैं? तो मौलिक अधिकार को बोलते हैं। ये आपने नोट कर लिया। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो इसमें और चीजें हम लोग जान लेते हैं कि पहला कौन है मौलिक अधिकार में, पहले स्थान पे कौन है मौलिक अधिकार, कौन कौन है, मतलब कि कौन कौन मौलिक अधिकार है।
ये जानना जो, ठीक है। तो मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले पहला है मौलिक अधिकार समता और समानता का अधिकार। समता और समानता का अधिकार। समता, ठीक है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, का अधिकार, ठीक है। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन कौन से होते हैं वो मैं बात कर रहा हूं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद आता है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। उसके बाद आता है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ठीक है। उसके बाद आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो हम लोग संवैधानिक उपचार, इसको आत्मा भी बोलते हैं। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे इसे संविधान का आत्मा भी बोलते हैं। तो संवैधानिक 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 किसका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो संवैधानिक अधिकारों का उपचार, ठीक है। तो ये चीज है कि पहला है समता और समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ये पहला हमारा मौलिक अधिकार है। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद, ये रहा, ये अनुच्छेद जो है 19 से 22 तक है, मतलब आर्टिकल 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हमारा मौलिक अधिकार 3 है। ये अनुच्छेद 23 से 24 है, मतलब कि शोषण के विरुद्ध अधिकार ये रहा, ये अनुच्छेद 23 से 24, आर्टिकल 23 से 24 के बीच में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये चौथा हमारा है, ये रहा आपका। इसमें जो है अनुच्छेद 25 से 28 तक होते हैं। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार ये रहा हमारा 5वां अधिकार है ये। इसमें अनुच्छेद 29 से लेके 30 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये 32 तक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और अधिकार था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार था, उसे हटा दिया गया, ठीक है, उसे मूल अधिकार से हटा दिया गया। अस्तित्व में है ही अस्तित्व है, ठीक है। तो ये बात हमारे बीच में अब रहा। तो ये चीज था। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो धर्म संबंधी का अधिकार होगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ दिया है संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए अधिकारों को कहते हैं। तो जो संविधान द्वारा हमें अधिकार दिए गए हैं उसको हम क्या कहते हैं। अभी हमने किसकी बात की, जो हमें अधिकार दिया गया है संविधान के द्वारा, तो वो है मौलिक अधिकार। आगे बढ़ते हैं। यहाँ है ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही था, मौलिक अधिकार, ठीक है। यहाँ बढ़ते हैं हम लोग। बंगाल का विभाजन किस वर्ष 2 भागों में बंट गया था, तो ये 1905 ईस्वी में। अब हम इसमें कुछ और बातें आपको बताएंगे, कुछ और बातें जो है हम लोग आपको बताएंगे। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैं इसके लिए मैं आपको वो नहीं कहता कि आप क्या करें नहीं करें। अब मैं आपको 2 चीज़ें बता देता हूँ कि बंगाल को किस वर्ष 2 भागों में बांटा गया था। ये 1905 में हुआ था, ये सब जानते हैं। अब मैं ये बता दूं कि इसके शासन कौन सा उस समय जो है वायसराय था, ठीक है, लॉर्ड वायसराय था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके बाद। तो ये बात हम बता देते हैं। यहाँ 2 चीज़ें आपके सामने आता है कि लॉर्ड कर्जन जो था, लॉर्ड कर्जन ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल था, जो जिस समय वो वायसराय बना था, लॉर्ड कर्जन जो है वायसराय बना था। अब दूसरी चीज़ ये आपको जानना वो कि जो द्वितीय वायसराय था, ये प्रथम वायसराय तो कैनिंग था। ये आपको बहुत ही जरूरी याद रखना है कि प्रथम वायसराय कैनिंग था, ठीक है। प्रथम वायसराय क्या था, कैनिंग था, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं याद कर लेता हूँ। हाँ, तो ये हमें याद रखना है। यहाँ हम लोग बात करेंगे कि बंगाल का विभाजन जो था एक भीष्णतम भारत विरोधी कार्य था। क्या था, भीष्णतम भारत विरोधी कार्य था, कर्जन के द्वारा जो है दबा देने के। तो ये चीज़ें आपको, जो पूर्वी बंगाल की राजधानी थी वो ढाका थी और पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता थी। 2 भागों में बांटना क्या मतलब था, पश्चिम और पूरब को बांटना था। क्या इसमें बांटना था, ये आपको थोड़ा सा मैं विशेष रूप से बता दूं कि 1905 में, ठीक है, 1905 में लॉर्ड कर्जन जो था, कर्जन इसका वायसराय था उस समय का। इसकी शासनकाल के मैं बारे में बता दूं आपको कि इसका शासनकाल कब से कब था, 1888 से 1888 से, याद रखिएगा ये
1894 मतलब सॉरी आपको 1899 से 1905 ईस्वी तक था इसका 1899 से 1905 ईस्वी तक था। ठीक है, तो 1899 से 1905 ईस्वी तक था इसका शासनकाल वायसराय का। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें कि इसने दो भागों में बांटा था, मतलब कि एक पश्चिम बंगाल और एक पूर्व बंगाल। ये आपको याद रखना, पश्चिम बंगाल का जो राजधानी होगा ये उसने तय किया था कलकत्ता को। ठीक है, और पूर्वी को जो अभी बांग्लादेश है, बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका को। ठीक है, तो पूर्वी के लिए उसने क्या किया था कि ढाका को उसकी राजधानी बनाना दी थी। अब जो कलकत्ता है उसे कोलकाता कहते थे। अब ये बंग भंग का मुख्य उद्देश्य था, मतलब कर्जन द्वारा बंग भंग इसका नाम दिया गया था, बंग भंग। ठीक है, जो विभाजन हुआ था इसमें भारतीय हिंदू और मुसलमानों के बीच जो है मतभेद उत्पन्न करना, ताकि वे आपस में लड़े और राष्ट्र लोगों का ध्यान राष्ट्रीय आंदोलन से हटा दे। ये बहुत जरूरी है आपको ध्यान देना कि जो अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1905 में तो ये हुआ, और इसमें जो था कि जो प्रोटेस्ट चल रहे थे, जो वहाँ पे आज़ादी के लिए क्या हो रहा था, लड़ाइयाँ हो रही थी, राष्ट्रीय आंदोलन हुआ करता था, उससे लोगों का जो है ध्यान को खींच के क्या करना था, कलकत्ता के बंगभंग जो है मुख्य उसके लिए मुख्य उद्देश्य के लिए उधर आकर्षित करना था, और यहाँ प्रोटेस्ट से हटा देना था कि यहाँ कोई ध्यान देना था कि प्रोटेस्ट भी चल रहा है। तो ये बहुत जरूरी है, आपको ध्यान रखना है। अब ये बंगभंग किया जाता है, ये फूट डालो और राज करो। सबसे पहला चीज़ है कि कर्जन ने ही जो है फूट डालो राज करो का जो है नियम बहुत ही ज़्यादा अपनाया था। तो यहाँ देखिए कि बंगभंग के द्वारा कांग्रेसियों द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति का एक बड़ा उदाहरण ये है। ठीक है, फूट डालो और राज करो का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है, तो ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है वो बंगाल विभाजन से ही बनता है। अब इसमें क्या होता है कि मैं थोड़ा सा आपसे बता देता हूँ कि जो लाला लाजपत राय का नाम आपने सुना था, ये पंजाब केसरी भी बोलते थे इनको लाला लाजपत राय। ठीक है, इनको याद रखिएगा थोड़ा। अब इसमें मैं बता देता हूँ कि ये जो लाला लाजपत राय ने एक अपने भाषण में कर्जन के बारे में तीखी टिप्पणी की कि बंग भंग को लक्ष्य करें, बंग भंग को क्या करें, लक्ष्य करते हुए कहा था कि भारत स्वराज्य चाहता है, मतलब भारत स्वराज्य चाहता है। उन्होंने अपने भाषण में बोला था कि भारत क्या है, स्वराज चाहता है, मतलब पूरी आज़ादी, पूर्ण रूप से आज़ादी चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है। जबकि कर्जन इस बंधन से, मतलब गुलामी को जो कह रहे हैं, काल को बढ़ाना चाहता था। हम दृढ़ और स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, जबकि वह चाहता था कि हम नर्म और अधिकृत बने रहें। तो ये एक चीज़ थी, हम यह कोशिश की इन संस्था को बदनाम कर दें और घड़ी की सुइयों को पीछा घुमा दें। तो मामला ये था, कुछ नहीं था। तो ये जो है यहाँ से जो शुरुआत हुई, तो सबसे पहला है कि ये कर्जन के काल में हुआ था, जो बंगाल विभाजन का जो निर्णय लिया गया था ये कर्जन ने लिया था, और ये डिवाइड एंड पॉलिसी का सबसे बड़ा उदाहरण भी है। और ये भी कह सकते हैं कि कर्जन का जो शासनकाल था वो क्या था, 1899 से 1905 तक था। ठीक है, उसके बाद प्रोटेस्ट हुए, इसको वापस लेना पड़ा। ठीक है, ये अलग बात है। अब हम लोग बात करेंगे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन था। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे संविधान सभा में किसको अस्थाई सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था, तो देखिए अस्थाई रूप में मनोनीत किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब यहाँ बात पड़ता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, आप जानते हैं उनको, वो अस्थाई सदस्य थे। ठीक है, अस्थाई सदस्य, ये तो अस्थाई सदस्य पूछा है ना, तो अस्थाई पूछ दिया जाए कभी, आपको मैं ये बता दूं, तो वो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, सिन्हा का नाम लिखिएगा। अस्थाई में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, और संविधान के अस्थाई सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, और बाद में जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ है कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। ये बहुत ज़रूरी है हमें जानना कि लोकतंत्र क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है। तो जो है आम नागरिकों का जो इसमें शासन होता है, मंत्रियों का शासन होता है और स्पीकर का शासन होता है। सबसे पहले आम नागरिक। लोकतंत्र का होता है मतलब, सीधा सीधी मैं आपको 3 चीज़ें बता देता हूँ। लोकतंत्र का मतलब होता है कि स्वतंत्र रूप से जो मतदान करते हैं लोगों द्वारा जो है राज्य बना, मतलब शासक बनाया जाता है, मतलब कि लोगों
के पीरियड मतलब कि लोगों के द्वारा ही शासक बनाया जाता है। मतलब कि ये इसमें सबसे पहले लोकतंत्र में सबसे पहले जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, उनको जो है सम्मानित किया जाता है। ठीक है, उनके पास एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, जिनके पास वोट है। वोट मतलब उनको वोट बोलते हैं कहीं कहीं गाँव में, तो वो वोट देते हैं और वो अपने हिसाब से जो है अपने वोट के हिसाब से अपना शासक चुनते हैं। शासक भी ये करता है कि अगर मैं इस साल काम नहीं किया तो अगले साल मैं हट जाऊंगा। तो इसलिए इनको वो सबसे ज़्यादा सम्मानित किया गया है लोकतंत्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्य से धर्म की पृथकता का अर्थ क्या है? मतलब कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन्स फ्रॉम द स्टेट मीन्स क्या होता है? लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता या सभी। तो राज्य के धर्म की पृथकता का अर्थ क्या है? ये जो है बहुत ही डिफिकल्ट आपको सवाल ऑफ रिलीजन्स फ्रॉम द स्टेट मीन्स क्या होता है, ये बहुत ही जरूरी जानना है। ये लोकतंत्र का ही एक मसला है और समाजवाद का भी मसला है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब है, सभी का भी मसला है। ये बहुत ही ज़्यादा मसले आते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है, धर्मनिरपेक्षता है। मतलब कि जो राज्य सरकार है, जो स्टेट की पॉलिसी है, उसमें कोई धर्म के आधार पे कोई भी फैसला ना लिया जाए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यही है और पृथकता का मतलब भी यही है कि राज्य से धर्म की पृथकता का अर्थ क्या है। तो वो ये है कि हम कोई भी हमारा जो मुख्यमंत्री होता है वो क्या है कि किसी भी लिंग, जाति, नस्ल, धर्म और किसी से कोई फैसला ना लिया जाए। वो जिस काबिल है उसको उसी के द्वारा ही देखा जाए। ठीक है, ये मैं अपने तरफ से आपको बताया। तो मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो वो है कुरान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, फिर यह है नरोदा न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? अब यह आपको बहुत ही जरूरी है कि जो नरोदा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है कहाँ स्थित है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी जानना है कि न्यूक्लियर जो है नरोदा न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ स्थित है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश में है, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये बहुत ही रोचक तथ्य है। ठीक है, आगे ये सब करंट अफेयर्स से थोड़ा सा वो हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना होगा। अब ये बात है कि यहाँ से हम लोग 18वें क्वेश्चन से जो है आगे पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया सबको शेयर करो यार, सबको बुलाओ। और मैं तैयारी इसी तरह शुरू कर दिया हूँ और जितना हो सके आपके 11th का मैं जीके और मैथ इतना क्लियर कर दूंगा कि आपको कोई जीके और मैथ में रोक नहीं सकता। ओके, तो थैंक यू। और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ओके दोस्त, थैंक यू।